बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन, रूस और अमेरिका में पहली बार सीधी बात। जंग रोकने पर चर्चा के लिए पहली बार आमने सामने बैठे रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि। अमेरिका की मौजूदगी में अबू धाबी में तीनों देशों की बैठक। जानेंगे कितनी है जंग रुकने पर बात बनने की संभावनाएं। यूरोपीय सहयोगियों से खिंचाव भरे रिश्तों के बीच रूस के साथ ट्रंप प्रशासन की गर्मजोशी बरकरार। क्या इस रुख की वजह से ट्रंप के लिए बदल रही है रूसियों की सोच? मॉस्को से दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। गजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस से नहीं जुड़ रहे यूरोप के कई देश। कुछ को यूएन से इसके टकराव की है आशंका, तो कुछ को रूस को न्योता देने से है आपत्ति। स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे और भी क्या हैं चिंताएं। यमन में जारी गृह युद्ध के बीच एक वक्त सहयोगी रही सऊदी अरब और यूएई समर्थित फोर्सेस में जारी है संघर्ष। दिखाएंगे रिपोर्ट। सऊदी समर्थित यमन की सरकार ने यूएई पर लगाए जेलों में बदसलूकी के आरोप। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित मेहरा। आज कार्यक्रम की शुरुआत रूस यूक्रेन जंग से। 4 साल पहले जंग शुरू होने के बाद पहली बार रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक साथ बातचीत कर रहे हैं। तीनों देशों के प्रतिनिधि यूएई के अबू धाबी पहुंचे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तीनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली इस बातचीत को जंग खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया है। कल रूस की राजधानी मॉस्को में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच करीब 4 घंटों तक बातचीत चली। इसके बाद बताया गया कि इसमें कई जानकारियां साझा की गईं और खुलकर बातचीत हुई। उसी बैठक के बाद ये सामने आया कि तीनों देशों के प्रतिनिधि अबू धाबी में साथ बैठकर बात करेंगे। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कल यानी गुरुवार को दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि किसी समझौते की स्थिति में यूक्रेन के लिए भविष्य में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सहमति बन गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी यूक्रेन की जमीन का मुद्दा अब भी रुकावट बना हुआ है। मुद्दा हमारे देश के पूर्वी हिस्से का है। मुद्दा जमीन का है। ये वो मुद्दा है जो अब तक हल नहीं हो पाया है। वहीं आज रूस ने कहा है कि जंग खत्म करने के किसी भी समझौते के लिए यूक्रेन को अपने डॉनबास इलाके से पीछे हटना होगा। तो अबू धाबी में होने वाली बातचीत से क्या उम्मीद की जाए, इस पर कीव से जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफर्ड। यूक्रेन इसे बहुत छोटा लेकिन जंग रोकने की ओर एक कदम मान रहा है। यूक्रेन ने जंग रोकने की ट्रंप की कोशिशों में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि जल्द से जल्द जंग खत्म हो, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन वाकई जंग खत्म करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यूक्रेन को लगता है कि बातचीत में सबसे अहम मुद्दा उसकी सुरक्षा गारंटी का होगा। यूक्रेन का मानना है कि इस पर वो पहले ही अमेरिका के साथ एक तरह का समझौता कर चुका है। ये समझौता इस बात से जुड़ा है कि अगर भविष्य में रूस फिर से हमला करता है तो अमेरिका किस तरह यूक्रेन की सैन्य मदद करेगा। अब जब अमेरिका और यूक्रेन दोनों मानते हैं कि इस मुद्दे पर डील तैयार है, तो बड़ा सवाल ये है कि जब ये डील रूस के सामने रखी जाएगी तो रूस क्या कहेगा। ये अभी भी साफ नहीं है। इसके अलावा जमीन यानी इलाके का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। रूस अब भी जोर दे रहा है कि वो यूक्रेन के पूर्वी डॉनबास इलाके के कुछ हिस्से चाहता है, जिन्हें वो अब तक हासिल नहीं कर सका है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये इलाके उसे सौंप दे, और यूक्रेन साफ तौर पर कह चुका है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो एक और तो जंग रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की मंशा जाहिर की है, उसके बाद रूस में कई लोगों को यूक्रेन पर किए गए हमले को वाजिब बताने की वजह मिल गई है। इस सब पर रूस में क्या माहौल है, देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की इस रिपोर्ट में। अमेरिकी प्रतिनिधियों का यह काफिला तेजी से क्रेमलिन की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पसंद करते हैं। उन्होंने यूक्रेन पर बात करने के लिए और रूस के प्रति सम्मान दिखाने के लिए यहां अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। और राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के संघर्ष सुलझाने के लिए बने डोनाल्ड ट्रंप के नए बोर्ड ऑफ पीस का न्योता दिया है, जबकि वो खुद एक जंग लड़ रहे हैं। फिर ग्रीनलैंड का मुद्दा है, जहां कब्जे की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों ने रूस को ये दलील देने का मौका दे दिया है कि यूक्रेन में वो जो कर रहा है उसे वैसा करने का हक है। You see, one country can take आप देखिए, अगर किसी देश को लगता है कि उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है तो वो कुछ भी ले सकता है।
Why तो अगर हमें लगता है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, फिर हम ऐसा क्यों ना करें? in favor of our security? We don't. हम नहीं चाहते कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, इसीलिए हम अपने फायदे को देखते हुए कदम उठा रहे हैं। That's why we make what we do in our favor. And there is another advantage. The Kremlin will have identified. ग्रीनलैंड के पूरे मामले से क्रेमलिन ने एक और फायदा भी देखा होगा, और वो है अमेरिका और उसके पुराने सहयोगियों के बीच बढ़ता तनाव। इससे पश्चिमी सहयोगियों में फूट दिख रही है और ये रूस के लिए बिल्कुल मुफीद है। That suits Moscow just fine. तो आपको लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रूसियों में काफी लोकप्रिय होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को की सड़कों पर जिन लोगों से हमने बात की, उनमें से ज्यादातर अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर शक में थे और दूरी बनाए हुए थे। Наверное, он сам понимает, что он делает. स्वेतलाना कहती हैं कि वो एक दिन कुछ करते हैं और अगले दिन ठीक उल्टा। У него, видите, сегодня день за белых, день ट्रंप को देखना सर्कस या थिएटर देखने जैसा है। Я просто наблюдаю, мы как в цирке, как в театре. ओले कहते हैं कि रूस को इससे फायदा नहीं होगा। वो जो काम कर रहे हैं वही हमारे साथ भी किया जा सकता है। Я этого уже не चुствую. यूलियाना ने मुझसे कहा कि ट्रंप रूस के सहयोगी नहीं है। वो कहती हैं, शुरुआत में मुझे लगा था कि वो हमारे पक्ष में है, लेकिन वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का आक्रामक रवैया समझ से बाहर था। लेकिन रूस अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में जो दरारें आई हैं, रूस उनका मजा उठाता दिख रहा है। यह माना जा रहा है कि पश्चिमी गठबंधन में किसी भी तरह की टूट से रूस मजबूत होगा। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। यूरोपियन यूनियन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के यूएन के साथ मिलकर काम करने को लेकर संदेह में है। ये बोर्ड शुरुआत में गजा के लिए बने सीज फायर प्लान को लागू करवाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कई वैश्विक मुद्दों पर काम करेगा। देखिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। गजा में अब भी तबाही का आलम है। सीज फायर लागू तो है, पर बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ के हालात सुधारना बहुत मुश्किल काम है। Donald J. Trump. फिर एक नया इंस्टीट्यूशन लेकर आए, हरकुलिस की तरह, जिसे लेकर उनका कहना है कि ये पेचीदा मसलों को भी सुलझा सकता है। इस बोर्ड के पास अब तक का सबसे असरदार बोर्ड बनने का मौका है। इसका अध्यक्ष बनकर सेवा करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जब उन्होंने मुझसे जिम्मेदारी लेने को कहा तो मुझे बहुत सम्मानित महसूस हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने हर फैसले की तरह इसकी भी सफलता के दावे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसकी शुरुआत गजा से होगी। ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने इसे लेकर व्हाइट हाउस का प्लान बताया। जंग खत्म हो चुकी है, आओ साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। हमारा लक्ष्य इसराइल और फलस्तीनियों के बीच शांति लाना है। दावोस में गजा के चमकते हुए भविष्य की झलक दिखाई गई, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नए शहर दिखाए गए। बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गजा को लेकर नहीं बना है, इसकी और भी महत्वाकांक्षाएं हैं। बोर्ड के चार्टर में इसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। इसका टारगेट शांति और स्थिरता बनाए रखना है, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में भरोसेमंद और कानूनी शासन बहाल हो। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसमें लगभग 35 देश शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। इनमें से कई मध्य पूर्व और एशिया के देश हैं, लेकिन कुछ देशों में इसको लेकर शक है, खासकर कई यूरोपीय देशों में, जो कि इससे जुड़ने से इनकार कर रहे हैं या फिर कुछ भी साफ नहीं कह रहे हैं। हम इसमें साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी लीगल ट्रीटी है जो बहुत बड़े मुद्दों को उठाती है। हम इसे लेकर भी चिंतित हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उस चीज का हिस्सा हैं जिसमें शांति की बात की जा रही है। कई लोगों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का प्लान यूएन के खिलाफ नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने वाला लगता है। यूएन के खिलाफ ट्रंप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि यूएन और बोर्ड ऑफ पीस साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यूएन में बहुत संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास जो लोग बोर्ड ऑफ पीस में हैं और वो अगर यूएन के साथ काम करेंगे तो दुनिया के लिए काफी कुछ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के बनाए गए नए ग्रुप के सामने गजा को लेकर कई बड़ी चुनौतियां होंगी। अगर बोर्ड ऑफ पीस को इसमें सफलता मिल जाती है तो दुनिया उनकी तारीफ करेगी, और अगर ये नाकाम हुआ तो ये एक शॉक साबित होगा। गजा में ही तय होगा कि ये आगे चलेगा या नहीं। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। रुख यमन का। यमन में 10 साल से चल रहा संघर्ष अब और तेज हो गया है। दक्षिण में अलग देश की मांग कर रहे लड़ाकों से सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकारी फोर्स ने उन्हें पीछे धकेलकर देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।
पिछले महीने मुकल्ला के पोर्ट पर सऊदी हमले से पहले हालात ऐसे थे। इस हमले के बाद STC कहे जाने वाले लड़ाकों को, जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन हासिल था, उन्हें यहां से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वो अपने गढ़ अदन के आसपास लौट गए। दरअसल सऊदी अरब और UAE इस जंग में एक ही तरफ थे। दोनों हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे थे जो देश पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अब आपसी तनातनी के बाद सऊदी अरब ने BBC को उन इलाकों की जेलों में जाने की इजाज़त दी जो पहले UAE के कंट्रोल में थे। आरोप है कि वहां टॉर्चर किया गया। देखिए BBC संवाददाता नवल अल मगाफी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। हम दक्षिणी यमन में एक जेल में हैं। ऐसी जेलें होने की जानकारी पहले से थी, लेकिन पहली बार कैमरों को अंदर जाने दिया गया है। ये जेलें UAE के पुराने मिलिट्री बेस में हैं। यमनी सरकार हमें सुरक्षा के साथ यहाँ लाई है और अपने पुराने साथी के राज सामने रख रही है। हम सालों से STC की इन जेलों की जांच कर रहे हैं। हमें पता चला था कि ये मौजूद हैं, लेकिन सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन वाली यमनी सरकार की ओर से हमें पूरी सऊदी मीडिया के साथ यहाँ लाना इस संघर्ष में एक अहम पल है। इन जेलों के बारे में सबको पहले से पता था। यमनी सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन को भी जरूर जानकारी रही होगी। तो फिर अब UAE को क्यों एक्सपोज किया जा रहा है? अब तक हम UAE के कंट्रोल वाले इलाकों में नहीं जा सकते थे। जब हमने उन्हें आज़ाद कराया तब ये जेलें मिली। कई पीड़ितों ने हमें पहले इनके बारे में बताया था, लेकिन तब हमें यकीन नहीं हुआ था। इस जेल में कैद में रहे एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई। वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। उन्हें डर है कि UAE की सेनाएं फिर लौट सकती हैं। हर तरह का टॉर्चर हुआ। पूछताछ के वक्त हालात सबसे बुरे थे। हमारे साथ ही यौन शोषण भी किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लाएंगे। ये तथाकथित डॉक्टर एक अमीराती सैनिक था। उसने हमें मारा और बाकी सैनिकों को भी मारने का ऑर्डर दिया। मैंने कई बार खुदकुशी की भी कोशिश की थी। हमने ये आरोप UAE के सामने रखे, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। यहीं पर दिसंबर के आखिर में UAE और सऊदी अरब का गठबंधन टूटने वाला था। मुकल्ला के पोर्ट के किनारे जली हुई कारें खड़ी हैं। यहीं सऊदी अरब ने हमला किया था। ये UAE के लिए चेतावनी थी। सऊदी अरब का आरोप है कि UAE दक्षिणी यमन में अलगाववादियों को हथियार दे रहा है। यमनी सरकार हमें दिखाना चाहती है कि UAE के जाने से जो खालीपन बना है उसे वो भर सकती है। अमीरात ने यहाँ एक ताकतवर फोर्स बनाई थी जो दक्षिणी यमन में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाती थी। यमन के लोगों ने 10 साल से चल रही जंग झेली है। UAE और सऊदी अरब के बीच दबदबे की लड़ाई अभी जारी है और यमन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। BBC संवाददाता नवाल अल मगाफी की रिपोर्ट। और अब दुनिया की कुछ बड़ी खबरें BBC ग्लोबल राउंडअप में। ईरान में मानवाधिकारों के लिए UN के विशेष प्रतिनिधि का दावा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए की गई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की जान गई है। कहा गया है कि ये संख्या 20,000 से ज्यादा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से उनके यूरोप के सहयोगी देश नाराज हो गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जंग के दौरान इन देशों की सेनाओं ने फ्रंटलाइन से दूरी बनाए रखी। अफगानिस्तान में ब्रिटेन समेत अमेरिका के कई सहयोगी देशों के सैनिक तैनात रहे हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस बयान को गलत बताया है। पाकिस्तान के कराची में बीते शनिवार को एक मॉल में लगी आग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें घटनास्थल से 70 लाशें मिली हैं, लेकिन करीब 80 लोग अब भी लापता हैं। आग कैसे लगी थी, इसकी जांच अब भी जारी है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि मेडिटेरेनियन सी में शार्क पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। इसके साथ ही ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी कुछ स्पीशीज जिन पर खत्म होने का सबसे ज्यादा खतरा है, वो नॉर्थ अफ्रीका के फिश मार्केट में बेची जा रही हैं। देखिए BBC संवाददाता विक्टोरिया गिल की ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ऐसे वीडियो दिखाते हैं कि कैसे मेडिटेरेनियन के कुछ हिस्सों में एंडेंजर्ड शार्क्स को मारकर गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा है।
हम एक मेडिटेरेनियन मिशन में शामिल हुए जिसके तहत सिसिली और नॉर्थ अफ्रीका के बीच लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही शार्क्स की प्रजातियों को ढूंढा जा रहा है, जिसमें ग्रेट व्हाइट भी शामिल है। रिसर्च टीम नॉर्थ अफ्रीका के तट के जिन बाजारों को मॉनिटर कर रही थी, वहां उन्हें प्रोटेक्टेड स्पीशीज बिकती दिखी। जनवरी से अब तक हमने करीब 40 शार्क्स पकड़ी हैं। व्हाइट शार्क की इतनी छोटी आबादी के लिए यह बहुत ज्यादा है, खासकर जब इस प्रजाति की बेहद कम शार्क्स बची हैं। इस मिशन का एक मकसद है ग्रेट व्हाइट शार्क पर सैटेलाइट टैग लगाना ताकि उसकी मूवमेंट ट्रैक की जा सके। इस टीम ने 2023 में एक दुर्लभ मेको शार्क को पकड़कर उस पर टैग लगाया था। शार्क पर टैग लगाना आसान नहीं होता, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि इन डिवाइस से मिलने वाली जानकारी बेहद अहम होती है। इस बार शार्क्स को लुभाने के लिए रिसर्चर्स अपने साथ बहुत सारी मछली लाए हैं। 3.5 tons शार्क को आकर्षित करने के लिए इस जहाज पर टीम करीब 3.5 टन चारा लेकर आई है। 2 हफ्तों तक हर दिन टीम पानी में चारा डालती है और फिर इंतजार करती है। इसी दौरान खबर मिलती है कि पास की एक फिशरी में एक ग्रेट व्हाइट शार्क जो अपनी युवावस्था में थी, मार दी गई है। जो प्रजाति पहले से ही खतरे में है, उसमें एक और जानवर का मर जाना बड़ा नुकसान है। ये स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो सकती है। उसे बड़े होने से पहले ही मार दिया गया। ये लोग नॉर्थ अफ्रीका के मेडिटेरेनियन तट पर कई फिशिंग पोर्ट्स पर गए ताकि शार्क की संरक्षित प्रजातियों की बिक्री के सबूत जुटा सकें। उन्होंने ट्यूनीशिया के एक बाजार में बिक रही ग्रेट व्हाइट शार्क का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये साफ नहीं है कि इन संरक्षित प्रजातियों को गलती से पकड़ा गया या जानबूझकर, लेकिन इन्हें पकड़ना और बेचना गैर कानूनी है। बीबीसी ने सोशल मीडिया पर इस साल डाले गए ऐसे और वीडियो ढूंढकर उनकी पुष्टि की। यहाँ ट्यूनीशिया के एक बाजार में शार्क की एक संरक्षित प्रजाति को बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में अल्जीरिया के एक पोर्ट पर उतारी गई ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई दे रही है। हालांकि 2 हफ्ते के इस रिसर्च मिशन में टीम एक भी शार्क को पकड़कर टैग नहीं कर पाई। ये दुख की बात है, इससे हिम्मत टूटती है। इससे आपको पता चल सकता है कि इस इकोसिस्टम की हालत कितनी खराब हो चुकी है। टीम का कहना है कि यहाँ जिस पैमाने पर मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, उसके मुकाबले उनकी कोशिशें नाकाफी हैं। इन शिकारी मछलियों को बचाने के लिए मेडिटेरेनियन सी के आसपास के कई देशों को मिलकर काम करना होगा। बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। और बीबीसी दुनिया में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल और Facebook पेज पर लाइव। तब तक अपना ख्याल रखिए।